Hello friends, myself Neerav Sorotia, and I once again welcome you all on this platform. So friends, as you all know that in the previous lecture of Standard 11th Physics chapter number 1, we have studied some important concepts regarding the chapter, that is the two main principles of physics, scope of physics, and most important what is physics and what is science. तो इतने सारे टॉपिक्स हमने अच्छी तरह से आगे जो हमारा लेक्चर है क्लियर लास्ट लेक्चर था उसमें कवर कर लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है सो प्लीज वो देख लो, फिर कंटिन्यू आगे करोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। Okay, students. So, in today's lecture, we are going to discuss some more topics of chapter number 1, and this will be the last part of chapter number 1. Clear? Okay, so let us move on to the topic. So, basically, you can see on the board some data or some examples are given regarding the inventions. So, you can see the main tagline of science, that is necessity is the mother of all the inventions. Clear? एकदम सही बात है। इन्वेंशंस कब होते हैं? आपने कितने सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि साइंटिस्ट अचानक कुछ ना कुछ करते गए तो उसमें से अचानक कुछ ना कुछ नया डिस्कवर हो गया। क्लियर? उसको पता भी नहीं था कि ये आगे जाके डिस्कवर होगा। ऐसे ऐसे इन्वेंशंस होते गए, ऐसे ऐसे स्टेप्स में, because the experiments the result of experiments are unknown. ठीक है? नेसेसिटी होगी तो ही इन्वेंशन कर पाओगे। क्लियर? ट्राई करोगे तो ही आगे जाके आप लोग लाइफ में सक्सीड होगे। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है? सो चलो उसके थोड़े एग्जांपल्स देख लें क्या क्या हुआ। सो एज लॉन्ग एज 1933 द ग्रेट फिजिसिस्ट रुदरफोर्ड, क्लियर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है रुदरफोर्ड, उसने मॉडल बनाया था पूरा एटॉमिक मॉडल, वो हम आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसने क्या बोला? रुदरफोर्ड had said that it is impossible to get energy from the atom. So Rutherford said that एटम में से एनर्जी निकालनी, हमें आउटपुट लेना है एनर्जी के फॉर्म में, देन इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर? उसने बोल दिया था। अब चीज क्या होती है, कोई फिर से एक साइंटिस्ट आता है, उसको ये जो चीज नहीं हो पाई उस पर रिसर्च करते जाएगा, रिसर्च करते जाएगा, बोलेगा कि नहीं ये तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। ठीक है? तो क्या हुआ देखो, बट ओनली फ्यू इयर्स लेटर, दैट इज इन 1938, 5 साल बाद, क्लियर, Hahn and Meitner, दो scientists, दो physicists, discovered the fusion of uranium. You might have seen यूरेनियम एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से रेज निकलती, रेडियो एक्टिव हार्मफुल है। क्या डिस्कवर किया? फिजन ऑफ यूरेनियम। फिजन थोड़ा बहुत पता होगा, यूरेनियम का बड़ा सा पीस होगा, उस पर न्यूट्रॉन फेंकेंगे तो न्यूट्रॉन यूरेनियम के पार्ट्स होंगे और बहुत सारी एनर्जी निकले, बड़ा होगा। Fission of uranium, which is used in nuclear power plants and nuclear weapons. तो इन लोगों ने डिस्कवर कर दिया और बोला कि नहीं, हम लोग को एटम में से भी एनर्जी मिल सकती है। मतलब रुदरफोर्ड ने जो बोला वो गलत साबित हो गया, क्योंकि इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया न्यूक्लियर फिजन, और उसका ऑपोजिट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। 10th में थोड़ा पढ़ा होगा। ओके, उसके सिवाय ये जो फिजन हुआ वो किस पे वर्क करेगा? It works on the Einstein famous equation you might have known. Clear? पता होगा किसी किसी को, that is capital E is equal to mc square. E means energy, m means mass of that atom, and c, that is speed of light in vacuum. तो कितना मास हो, कितनी स्पीड होती लाइट की, ये इसको इक्वेट करो, देन यू विल गेट द एनर्जी। कोई भी मास में से इतनी एनर्जी मिलती है। ये पूरा फिजन प्रोसेस है, इसी पे वर्क करता है। और फिजन में से क्या क्या बनता है हमने देखा, न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आएगा। ठीक है? उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलिकॉन चिप। क्लियर? चिप्स होती है ना, सिलिकॉन चिप्स, वेफर, वो खाने वाले नहीं, कंप्यूटर्स में जो यूज होती है, क्लियर, टेक्नोलॉजी में छोटी छोटी चिप्स, ब्रॉट कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन लास्ट डेकेड्स। आप लोग देखते जाओ, पता ही होगा सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था कितना था, एक होल जितना बड़ा था, एक रूम जितना। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, तो क्या होते जा रहे हैं, ये सब लैपटॉप्स और कंप्यूटर एकदम छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ चिप्स। क्लियर? सिलिकॉन चिप। और सिलिकॉन उसमें भी काम आता है, आपको पता होगा, सोलर पैनल्स में। ठीक है? नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, तो फ्यूचर में फ्यूल्स की प्रॉब्लम होगी। तो साइंटिस्ट अब इसका ऑल्टरनेटिव एक फाइंड कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूल के फॉर्म में यूज करें तो कितना हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आपको पता ही होगा, रॉकेट्स में, मिसाइल लॉन्च में, क्लियर, जो सैटेलाइट लॉन्च होती है उसके लिए जो रॉकेट्स यूज किए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन यूज होता है। क्लियर, बहुत डेंजरस है क्योंकि उसका एक्सप्लोजन रेट एकदम ज्यादा है, हाई एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको हम हमारे व्हीकल्स और दूसरी जगह पे यूज करने का साइंटिस्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। सो जितने भी हमने ये एग्जांपल्स देखे उसमें आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट है। क्लियर, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट ऑन दैट when you try new and new things you will get new and new results, that is invention and physics, that is experiment and physics go hand by hand। क्लियर, फिजिक्स ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए फिर जाके कुछ रिजल्ट मिले। तो ऐसा ही एक आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रूदरफोर्ड। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, रूदरफोर्ड ने क्या बोला था कि हमें एटम में से एनर्जी नहीं मिलती, वही रूदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज अल्फा, अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम एटम, पॉजिटिव हीलियम एटम होते हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल। क्लियर, दैट इज दिस वन। हीलियम He, सेकंड नंबर हीलियम गैस, कितने एटम होंगे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, तो अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन इट विल बी He+2। हीलियम आयन, दैट हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, सो रिमेंबर दिस वन। क्लियर, सो ये एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर से उसने क्या बनाया, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, पूरा उसने एटम बोला कि ऐसे होता है, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलो ये एक्सपेरिमेंट हम एक वीडियो थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर, एकदम इजी है। Ernst Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. As such, in 1909, he conducted an experiment where he bombarded gold foil with alpha particles or helium nuclei, called as alpha particle scattering experiment. In the experiment, a radioactive source of alpha particles was placed in a lead box containing a small hole. The alpha particle which hit the inside of the box was simply stopped by the box. Only those alpha particles which passed through the opening were allowed to escape, and they were confined to a straight line. They passed through the lead sheet with a small slit. They bombarded the extremely thin gold foil. The alpha particles which were scattered were detected using a detector and a circular fluorescent screen which was coated with zinc sulfide. As such, Rutherford observed that most of the alpha particles passed straight through the foil, implied that most of the space inside the atom is empty. Some alpha particles were deflected by the foil at small angles, indicating the interactions with other positively charged region within the nucleus. Very few alpha particles bounced back to the source, indicating that all the positive charge was concentrated within a small volume within the atom. Based on these observations, Rutherford put forward the nuclear model of an atom, which has the following features. There exists a positively charged center in an atom called nucleus, and nearly all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Things to remember. In 1909, Ernest Rutherford conducted an experiment called the alpha particle scattering experiment. The passage of alpha particles through the gold foil is observed for analysis. Positively charged center in an atom is called nucleus. All the mass of an atom is concentrated in the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज
फंडामेंटल। क्लियर? तो चलो बता दूं, फंडामेंटल फोर्सेस मींस ऐसे फोर्सेस जो नेचर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे फोर्सेस जिसमें से दूसरे कोई फोर्सेस बने, मतलब जो मेन फोर्स होंगे उसमें से कुछ अलग फोर्सेस बनते हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस। क्लियर हो गया कि नहीं? फंडामेंटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which have the basic forces. Clear? From fundamental forces you can derive other forces, मतलब जो बेसिक है हमारे लिए, that is called fundamental। तो ऐसे कितने फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में, फिजिक्स में? 4। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? दैट इज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। सो इट अप्लाइज बिटवीन ओनली टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? पता है ना सबको, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस क्या था? एक दूसरे के दो ऑब्जेक्ट पड़े डिस्टेंस पे, दोनों का मास है तो एक दूसरे को खींचेंगे, दैट इज ग्रेविटी। पता है कितने सारे एग्जांपल्स। यूनिवर्सल फोर्स, इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक ऐसा फोर्स है जो यूनिवर्सल है, मतलब कहीं भी जाओ, अर्थ पे नहीं, मार्स पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, नेपच्यून पे जाओ, सन पे जाओ, मून पे जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दैट इज ग्रेविटी। नेक्स्ट, ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। रेंज, इनफाइनाइट। रेंज मींस, तो ये जो फोर्स है वो कहां तक लगता है? जैसे आप बोलते हो ना कि ब्लूटूथ होता है, तो दो फोन थोड़े डिस्टेंस में नजदीक होंगे तो वर्क करेगा ब्लूटूथ, थोड़े दूर चले जाओ तो फाइल्स होगी वो सेंड और रिसीव नहीं होगी, वो रेंज हुई ब्लूटूथ की। तो सेम टू सेम ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इंफिनिटी पे, तो भी दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट इज 10 रेज टू माइनस 39। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? मतलब एक बोल सकते हो कि आपके क्लास में कोई भी एक टॉपर बच्चा है, मान लो उसको 95% आते हैं, तो अब आप उसको क्या करोगे? अपना रिजल्ट उसके साथ कंपेयर करोगे रिलेटिवली, कि मैं चलो इसके कंपेयर में मेरे इतने परसेंटेज है, वो फर्स्ट आया तो मैं सेकंड आया, मतलब उसके कंपैरिजन करते हो। तो इसमें कंपैरिजन किसके साथ करनी है? ये जो क्लास है हमारा 4 बच्चों का, उसमें टॉपर कौन है? तो उसमें ये रहा टॉपर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 देंगे, मतलब 100%। फर्स्ट रैंक इसको मिला। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो उसकी कंपेयर में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब फर्स्ट रैंक मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो उसकी कंपेयर में इसका रैंक देख लो, 10 रेज टू माइनस 39। माइनस 39 मतलब 1 डिवाइड 10 टू द पावर 39। अब ये सोचो कितना पॉइंट में आएगा, कितना छोटी वैल्यू है। तो समझ सकते हो ये फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी कम होगी। क्लियर? इसलिए तो देख लो क्या है, वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। ये चारों फोर्स हम आज पढ़ेंगे, उसमें सबसे वीकेस्ट है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी पावर बहुत कम है चारों को कंपेयर करो तो। ठीक है, डाउट? देन सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाम पे से ही पता चल जाए, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मींस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। सो ऐसा फोर्स जो दोनों से बना है, किस दोनों से? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब थोड़ा बता दूं, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो जब भी मूवमेंट करेगा, क्लियर, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो अपनी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा है ना? क्लियर? फोर्स लगता था थंब के डायरेक्शन में, बस वही फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो देख लो, दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ये किसके बीच लगता था? जरूर नहीं हो चार्ज पार्टिकल हो। क्लियर? ये मार्कर और ये मेरे हाथ, दोनों के बीच ग्रेविटी लग सकती है, चार्ज नहीं है दोनों में। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी लग सकता है, बट ये कब लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? ओनली बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था? सिर्फ अट्रैक्टिव, दोनों खींचे जाते थे, बट ये कैसा होगा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस प्लस हुए तो रिपल करेंगे, दोनों माइनस माइनस है तो भी रिपल करेंगे, ऑपोजिट होंगे प्लस माइनस तो अट्रैक्ट, तो ये दोनों हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये फोर्स किसमें देख सकते हो आप? मेनली इन एटम्स, एटम्स में होगा ये फोर्स। कहाँ होगा? ये सिंपल है, न्यूक्लियस होता है एटम में, पढ़ा है ना? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
जो प्रोटॉन होंगे और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव उसके बीच फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्टिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्लियर? देन सी रेंज इज इनफाइनाइट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट, सेम हियर इनफाइनाइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? मतलब 1/10⁻², दैट इज 1/100, 0.01। तो ये इतना वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल तो बहुत वीक था, पावर देख लो -39, इसकी पावर देखो -2। So here it is strong compared to gravitational force, बहुत strong है बेटा, power -2। क्लियर? इसकी पावर -39, समझ सकते हो ना कि नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है। अब मैं इसको आपको पता होगा, इसको न पकड़ू, कहीं से छोड़ दो तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट? हमने पढ़ा है इस पे ग्रेविटी लगेगी। कौन लगाएगा ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इसको खींचेगी, अर्थ का मास इतना बड़ा है, मार्कर का मास बहुत कम है, तो ये जो मार्कर है वो अर्थ की तरफ खींचे जाएगी, अर्थ उसको खींच लेगी। बट अभी देखो, अभी क्यों ये नीचे नहीं गिर रही है, क्यों अर्थ इसको नहीं खींच रही है? तो बोलोगे ये तो सिंपल है सर, हमें क्या मजाक समझा है, बीच में अपने हाथ रख दिया है। सही है, मैंने बीच में हाथ रख दिया है, बट वो हाथ क्या कर रहा है बोल सकते हो? तो चलो कोई बोलेगा कि ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्लियर? इधर से ये मार्कर का वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मार्कर का वेट कहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी वेट होता है वो नीचे की तरफ लगता है, मैंने बीच में हाथ लगा दिया, तो हाथ क्या करेगा? अपवर्ड फोर्स। मेरा जो हैंड है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। सो एक फोर्स डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, दोनों ऑपोजिट फोर्स, और मान लो दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे? कैंसिल आउट, मतलब जीरो आ जाएगा लास्ट में, मतलब ये स्टेशनरी स्टेट में हो गया। एक तरीके से सही है ये आंसर। क्लियर? नॉर्मल फोर्स। बट इसमें मेन जो रोल है, ये मार्कर नीचे नहीं गिर रही है, इसमें मेन रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। क्यों बताऊं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच लगता था? बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। आपका जो हाथ होगा, क्लियर, उसमें या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पार्टिकल होंगे, और ये मार्कर रखिए उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ये मार्कर नीचे नहीं गिर रही है। ऐसे ही रख दो तो गिर जाएगी, क्योंकि इसके पास पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल नहीं है ना कोई इसके साथ फोर्स लगाने के लिए। तो समझ रहे हो बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो एक इसमें लास्ट में एक नोट थी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, तो क्या होता? अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए पेन, ये मार्कर रुक गई, नहीं तो नीचे गिर जाती। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, तो एकदम हट्टा गट्टा जो पहलवान है, क्लियर, वेस्लिंग का, अगर उसके ऊपर ये मार्कर रख दी होती ना, हट्टा कट्टा मैं बोल रहा हूँ, खली जितना एकदम, क्लियर, धारा सिंह जैसा, उसके ऊपर ये मार्कर रख दी होती, तो बेचारा डस जाता पूरा, इतने मार्कर से, इतने मार्कर के वेट से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो वो मार्कर नहीं झेल पाएगा पूरा, मैं बोल रहा हूँ डस जाएगा, क्रैश हो जाएगा पूरा, वो इतना बड़ा बंदा। ठीक है? तो समझ सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंपॉर्टेंस। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। अब नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं भी दिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी किसमें देखने को मिल रहा था? एटम्स, मतलब माइक्रो है। क्लियर? ये मैक्रो था। सो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देख लो, इट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। नाम याद रखना, न्यूक्लियंस मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ पे होते हैं दोनों? न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन वो तो न्यूट्रल है, उसका कुछ चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन होते हैं, तो कोई भी एटम न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? एक, दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं। तो अब तुम लोग बताओ, ये तीन प्रोटॉन है, तो वो तीनों अंदर टिक पाएंगे? क्लियर? टिक पाएंगे? क्योंकि सब एक एक से शेर है, जंगल में इतने सारे शेर रह पाएंगे? तीन नहीं रहेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीन शेर है, प्लस 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 वाले, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, हम पढ़ गए। क्लियर? लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो भैया ये न्यूक्लियस में कैसे रहेंगे? ये तो न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। बट फिर भी देखा है हमने कि न्यूक्लियस के अंदर तीनों तीन प्रोटॉन है, तीन या कितने भी हो सकते हैं। तो क्यों? उसका रीजन है दिस वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा? वो तीनों प्रोटॉन को चारों तरफ से घेर लेगा। क्लियर? वो शेर को झगड़ने नहीं देगा, उसको एक फैमिली की तरफ रख देगा। क्लियर?
ये झगड़ेंगे नहीं, रिपल नहीं होंगे, अंदर बैठ के चुपचाप से बैठ के वो बैठ जाएंगे अंदर, क्लियर, स्टेबल बना देंगे। कौन ये वर्क करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिखा है, इट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सबको समेट के रखता है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अंदर बैठेंगे शांति से सब लोग तो स्टेबल होगा ना न्यूक्लियस, कि नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता इसके जैसे, क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच भी लगेगा, न्यूट्रॉन भी होंगे तो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच लग सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल किसी के बीच लगेगा, मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर, भेदभाव नहीं रखेगा। रेंज 10⁻⁻15 मीटर, इतनी रेंज होगी 10⁻⁻15 मीटर तो ही लगेगा, पर ये रेंज देख लो -15, बहुत छोटी रेंज है, आंखों से नहीं देख पाओगे, क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है सिंपल। रिलेटिव स्ट्रेंथ एज आई सेड 1, 1 मतलब फर्स्ट स्ट्रेंथ 100%, ये सबसे पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, क्लियर। सो डाउट इसमें क्या करेगा, ये न्यूक्लियस को एकदम समेट के रखेगा। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम पे से पता चल जा रहा है वीक फोर्स होगा न्यूक्लियस में होगा, बट इंपॉर्टेंट थिंग, इट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा। एक स्पेशल प्रोसेस है दिस बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, उसमें देखने को मिलेगा। अब ये देख लो बीटा डीके क्या है। In beta decay, nucleus emits an electron and uncharged particle called neutrino. डीके मतलब क्या होता है? डीके मींस न्यूक्लियस एटम जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल बाहर निकल जाता है, क्लियर, उसकी बाउंड्री में से, दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। तो उसमें क्या होगा? बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रिनो। तो ये था न्यूट्रॉन एंड दिस इज न्यूट्रिनो, दोनों डिफरेंट है। न्यूट्रिनो है, अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एकदम हैवी होता है, क्लियर, बट न्यूट्रिनो है उसका मास एकदम नेग्लिजिबल है, मींस यू कैन से जीरो, क्लियर, एकदम छोटा सा पार्टिकल है, बट अनचार्ज्ड है न्यूट्रॉन जैसा, बट दोनों सेम नहीं है, याद रखना, न्यूट्रॉन से अलग है। सो बीटा डीके में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा न्यूक्लियस एटम में से, ठीक है। ये सब आगे पढ़ोगे। रेंज 10⁻⁻16 मीटर मतलब उससे भी कम है, क्लियर, इसकी 10⁻⁻15 थी एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 10⁻⁻13। तो पता चल गए 4 फंडामेंटल फोर्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें से देख लो सबसे पावरफुल कौन है? दिस वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन आएगा? सो दिस वन 10⁻⁻2 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद कौन आएगा, बता सकते हो? उसके बाद देख लो 10⁻⁻ था, इसकी कितनी थी? 10⁻⁻39, इसकी 10⁻⁻16, तो ये आएगा। और लास्ट ग्रेविटेशनल वीकेस्ट, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो लो पावर है इसकी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम टू सेम रेंज में आप देख सकते हो, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया डाउट? ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप all the 4 fundamental forces are clear to you, clear, अच्छी तरह से समझ में आ गए चारों fundamental forces, very important part था वो, ठीक है। so let's move on। तो ये चारों हमने जो fundamental forces पढ़े, उसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट unification of that forces। यूनिफिकेशन याद करो, पार्ट 1 इसका लेक्चर 1 ये चैप्टर का याद है। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब सबको एक साथ में करना, क्लियर, ताकि प्रोसेस इजी हो जाए। तो चलो अटेम्प्ट है कि ये जो फोर्सेस हमने पढ़े उसको इकट्ठे कर सकते हो, मतलब कोई भी 2 या 3 फोर्सेस को एक साथ बना के आप कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो एग्जांपल से हिस्ट्री के न्यूटन, न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड celestial object। terrestrial means on earth, celestial means in the universe, earth के बाद। so he unified terrestrial and celestial objects under common law of gravitation। terrestrial object हो या celestial, दोनों में एक ही कॉमन लॉ लगेगा, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी ऑब्जेक्ट्स को लगेगा, क्लियर, वो हमने देख लिया इसके पहले। देन नेक्स्ट वन, ओयरस्टेड, हेनरी ओयरस्टेड एक टीचर था, क्लियर, उसने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था अपनी स्कूल में कि मैग्नेटिक नीडल रखी थी, एक वायर रखा था, करंट पास किया तो जो मैग्नेटिक वो नीडल थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, क्लियर, 10th में पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट। सो ओयरस्टेड एंड फैराडे, माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर, उसके ऊपर से जनरेटर बना।
Faraday very important, दोनों important physicist है. So Oersted and Faraday showed that electric and magnetic process are always with each other. जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. करंट होगा तो अर्जुन भी साथ में होगा. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. अर्जुन होगा तो करंट भी होगा. Doubt means electric and magnetic phenomena are always with each other. You cannot separate them. Next one, Maxwell, very famous physicist. Maxwell unified electromagnetism and optics. Electromagnetism अभी पढ़ा हमने, ठीक है? Electromagnetism and optics. Optics भी हमने पढ़ा था. Optic means फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें लाइट के ऊपर स्टडी होती है. क्लियर? लाइट के जो भी प्रॉपर्टीज है, देन लेंसेस, देन मिरर्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो पूरी ब्रांच को बोलते हैं ऑप्टिक्स. ये मैंने सब बताया था लास्ट लेक्चर में. सो मैक्सवेल ने क्या किया? ही ट्राइड टू यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स with the discovery that light is electromagnetic wave. Optics मींस लाइट की स्टडी. तो उसने यही प्रूव कर दिया कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. मतलब क्या हो गए? अल्टीमेटली दोनों कंबाइन हो गए. कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स. ओके. अब आइंस्टाइन बहुत बड़ा करना चाहता था. देखो, आइंस्टाइन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. न्यूटन की ग्रेविटी और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइन करना चाहता था. क्लियर? बट कुड नॉट सक्सीडेड. ये बहुत हार्ड हो गया. क्लियर? वो यूनिफाई नहीं कर पाया. कौन? आइंस्टाइन. बट उसके सिवा उसने बहुत सारे रिसर्च किए. क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम आगे स्टैंडर्ड्स में. उसके लिए उसको क्या मिला? आगे चैप्टर्स में हमें पढ़ना है. क्लियर? उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिली फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है? सो दिस आर द एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री. एंड फाइनली एक और हमने जो चार फोर्सेस अभी पढ़े उसमें से दो फोर्स को कंबाइन किए गए. कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्लस वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये दोनों फोर्स यूनिफाई हो गए, दोनों कंबाइन हो गए और जो नया इसमें से बना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो वीक फोर्स. इलेक्ट्रो वीक आधा इसका नाम है इलेक्ट्रो, वीक न्यूक्लियर का वीक. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वीक न्यूक्लियर फोर्स दैट इज इलेक्ट्रो वीक फोर्स. डाउट? ओके. इजी है, पूरा लिटरेचर पार्ट ही था. ठीक है? फोर फंडामेंटल फोर्सेस है वो अच्छी तरह से याद रखने. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दैट ऑल द टॉपिक्स ऑफ today's lecture will be understood by you. Clear? You might not have any doubts regarding today's topic, and if you have any doubt regarding the today's topic, then personally you can contact me on my contact number that I have provided in the description of video. Clear? कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके या कॉल करके. उसके लिए मैंने अपने कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. ठीक है? ओके. सो आज हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जितने टॉपिक्स पढ़े, उसके ऊपर से मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए. तो ये क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. क्लियर? और उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना है. और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है? सो सी द होमवर्क. फर्स्ट, एक्सप्लेन रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद फिगर. जो हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट फिगर के साथ. क्लियर? सिंपल फिगर ड्रॉ करना जो मैंने बोली है वो. देन who said that it is impossible to get energy from atom? किसने बोला कि एटम में से एनर्जी नहीं मिलेगी? फाइनली which two scientists फाइंड एनर्जी फ्रॉम एटम? कौन से दो साइंटिस्ट ने एनर्जी डिस्कवर की एटम में से? थर्ड, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? फोर्थ, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम हिस्ट्री डन बाय साइंटिस्ट. जो हमने पढ़ा. क्लियर? जो यूनिफिकेशन किया था साइंटिस्ट ने. क्लियर? पास्ट में वो उसके एग्जांपल्स देने हैं. फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स फॉर्म बाय यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. अभी पढ़ा था हमने. ठीक है? तो ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से इसके आंसर लिख के मुझे फोटो सेंड करना. कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो बेझिझक. ठीक है? Okay friends, so keeping the today's lecture up to here. Clear? This is the end of chapter number 1, that is physical world. आज का जो हमारा चैप्टर है और ये पार्ट है वीडियो का, ये वीडियो पार्ट और ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है? ओके. सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे. ठीक है? एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. जय हिंद एंड जय भारत. थैंक यू.